हे गाइस, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.2 जो कि आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। गाइस, जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, तो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो आपका प्रश्नावली 1.2 है उसका सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित बताइए। आपको अपना उत्तर देना है भाई, कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले का पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। भाई देखो, आपको एक बात बताएं, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा वहाँ बताया है कि जो वास्तविक संख्या होती है, ये जो वास्तविक संख्या होती है ना, आप इसको इधर रफली में हर एक के लिए कारण सही समझेंगे। वास्तविक संख्या बराबर होती है, वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको एक बात पता है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, दोनों आते। और ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्या में सारा अपरिमेय आ रहा है, तो भाई ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है भाई, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। लिख देंगे, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। आइए अब दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णीय यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब प्राकृतिक कहलाते हैं। तो आप देखिए संख्या रेखा ये हो गया, ये बना लिए संख्या रेखा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये -1 हो गया, ये -2 हो गए, ये -3 हो गए। अब बताओ, ये देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। यहाँ देखिए ये जो है, ये मान लेते हैं एक बिंदु P1 ले लिए और एक बिंदु क्या ले लिए, P2 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए P1 जो है, देखिए क्या करा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो संख्या रेखा का जो P1 है वो तो कर्णीय यम के रूप का है, वो कर्णीय यम के रूप का है, अर्थात इसे हम कर्णीय 2 लगा सकते हैं, ये कर्णीय 2 लगा सकते हैं। पर भैया जो ये P2 है
ये P2 कर्णीय के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं कभी कर्णीय में नहीं हो सकती। ये बात नोट कर लो, मैंने क्या बताया कि ऋणात्मक संख्याएं कभी कर्णीय में नहीं होती, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कभी नहीं निकाला जाता। तो बताओ ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। धनात्मक का अंडर रूट निकाला जा सकता है, धनात्मक का वर्गमूल निकाला जा सकता है, परंतु ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो भाई क्या हो जाएगा? असत्य है। असत्य है क्योंकि धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे लिख देंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या अंडर रूट m के रूप के होते हैं, परंतु ऋणात्मक संख्या अंडर रूट m के रूप का नहीं होता, m के रूप का नहीं होता है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है भैया? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या आपने क्या कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती? गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। लिख देंगे यह क्या है भैया? असत्य है। क्यों असत्य है? ये बोल रहे हैं कि वास्तविक संख्या में केवल अपरिमेय आता है, पर आपने देखा परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं ना, ठीक भैया। तो लिखेंगे असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है। इस प्रकार आपका पहले का जो पार्ट दिया गया था, पहला दूसरा तीसरा करके, वो समाप्त हो जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर कहीं अब भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपको जो है चलिए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। जो सेकंड नंबर सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा, दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल? अब धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी गिनतियां हैं, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। भाई ध्यान दीजिए, अब धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, जैसे मैंने क्या कहा, 1 ले लिया, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। 2 ले लिए तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 3 तो 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, हमने ऐसे लिखा। 4 लिखा तो 4 का वर्गमूल 2 हो गए। वो क्या बोल रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 1 आया। वो क्या कह रहे हैं कि अपरिमेय होते हैं। ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लिख सकते हैं। तो यहीं तो उसकी बात गलत हो गई। क्या करा? यदि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी? तो भाई देखिए, इसका तो वर्गमूल, इसका जो इस धनात्मक संख्या यानी धनात्मक संख्या 1 का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि 2 का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा, 3 का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा, पर 4 का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं। कह रहे हैं आगे
यदि नहीं है तो एक ऐसे परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। एक ऐसे संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। ये परिमेय यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक ऐसे संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो भाई एक ऐसा संख्या आप 1 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 ले लीजिए। ये देखिए कर्णी 4 का वर्गमूल निकालोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 25 ले लीजिए, 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 आ जाएगा। 16 ले लीजिए, 16 का वर्गमूल निकालोगे 4। ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग इस चैप्टर का लास्ट सवाल पुनः √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस किसका? लंब का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण मान लेते हैं कर्णी में 5। तो इस प्रकार इसको व्यवस्थित करें कि यहाँ 2 का वर्ग कर दें, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग कर दें, 5 आ गए। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ आधार बराबर कितना है? 2 है। लंब बराबर कितना है? 1 है। कर्ण बराबर √5 है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। इसके मध्य बिंदु को 0 दिखाए, ये 1 दिखाए, ये 2 दिखाए, ये कितना आ गया? 3। इसी प्रकार इधर भी आप दिखा सकते हैं -1 -2। अब ये कर्णी 5 कहाँ आएगा वो आपको दिखाना है। तो देखिए आधार कितना है? 2 है। तो आधार 2 है, यानी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 ले लेते हैं। ठीक, अब लंब कितना? 1। तो इस बिंदु पर एक लंब की रचना कर देंगे जो कि कितना होगा? जो कि कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 मात्रक होगा। अब इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, अगर हम O और B को मिला दें, तो O और B को अगर मिला दें, ध्यान से समझिएगा, O और B को मिला दें तो ये O और B किसके बराबर होगा? कर्णी में 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कर्णी में 5 के बराबर, क्योंकि 2 का वर्ग और 1 का वर्ग ही आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक, कर्णी में 5। अब हम करते हैं क्या है, AB बराबर चाप लेके, AB बराबर चाप लेकर, जितना ये AB है इतना चाप लेकर हम लोग इस चाप को आगे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इसको आगे की तरफ जब आप प्रकार से काटोगे तो ये कहाँ पर आके काटेंगे? यहाँ पर। और जो ये बिंदु होगा, यही बिंदु क्या हो जाएगी? कर्णी में 5। यही बिंदु क्या हो जाएगा? कर्णी में 5 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु दर्शाया गया है, ये बिंदु किसको है? कर्णी 5। तो कह रहा था संख्या रेखा पर कर्णी 5 को दर्शाइए, तो कर्णी 5 को हम लोगों ने दर्शा दिया। तो आप लिखोगे क्या? सबसे पहले हमने क्या किया, OA बराबर 2 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा, OA बराबर 2 मात्रक का एक आधार खींचे तथा 1 मात्रक का एक लंब की रचना किए और B और O को मिला दिया। तो मिलाने वाली रेखा कर्णी 5 यानी कर्ण कहलाया। अब AB चाप लेकर एक मात्रक का चाप काटा, तो जहाँ पर वो प्रतिच्छेद किया वो बिंदु √5 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार गाइस आपका तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। गाइस आप ही लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। तो सब लोग अपना प्यार दिखाइएगा और इस चैनल को जो है आपका, तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।